हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आप इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखें। पार्ट 39। माँ यहाँ आकर मधु को अपने साथ ले जाने की बात करेंगी। तुम क्या चाहती हो, मोहित ने ठंडे भाव से कहा। मधु ये सुनकर समझ नहीं पाई और उसने ना समझे में कहा, मैं कुछ समझी नहीं। इतना बोलकर मधु खामोश हो गई और मोहित ने कहा, तुम अगर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मधु इतना सुनकर हैरत थी क्योंकि रुक्मणी के साथ जाना यानी उसका डिवोर्स अभी नहीं होगा। और मोहित इतना बोलकर वहां से जाने लगा। उसने मुश्किल से 2 कदम आगे बढ़ाए होंगे कि उसे मधु की आवाज़ सुनाई दी, और हमारा डिवोर्स। मोहित ये सुनकर जैसे काँप सा गया था। होता भी क्यों ना कहीं वो भी चाहता था मधु के पास रहने की। उसे कोई ना कोई वजह मिले और अपने मोम का यहाँ आना और अपने साथ ले जाने की बात करना। ये सुनकर उसे दिल ही दिल में एक आस मिल गई थी कि वो मधु के साथ इस वजह से कुछ दिन और रह सकता है। और यही सोचकर उसने जाने का फैसला मधु के ऊपर छोड़ा, ताकि मधु अगर जाना चाहती है तो कुछ दिनों के लिए डिवोर्स नहीं होगा। मधु मोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन मोहित पीछे मुड़ा ही नहीं। उसके हाथों की मुट्ठियां कसने लगी थी और काफ़ी कोशिश कर रहा था अपने जज्बात को छुपाने की, लेकिन वो कुछ जवाब देना नहीं चाहता था मधु को, या यूँ कहे कि वो खुद भी डिवोर्स की बात टालना चाहता था। मोहित अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है बिना मधु को कुछ भी जवाब दिए, और मधु मोहित को देख कर कह रही थी, मोहित मुझे कुछ भी जवाब दिए बिना क्यों चले गए। मधु ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा। मधु ने सोच लिया था कि वो रुक्मणी के साथ जाएगी और वो तैयार होकर जाने के लिए रेडी थी। रुक्मणी को बाहर कुछ काम था जिसकी वजह से वो वहां से चली गई और मधु अपनी कार लेकर जाने वाली थी। वो पीछे की सीट पर कार के दरवाजे से अपना सिर टिकाकर बैठी हुई थी। आंखें खुली हुई थी, एक्सप्रेशनलेस आंखें बस एक ही और देखे जा रही थी। वो कुछ दिनों से पहले कितनी खुश थी ये सोचकर कि उसका और मोहित का रिश्ता सुधरने लगा है, लेकिन पल भर में सब कुछ बिखर सा गया। एक पल में उसका सब कुछ टूट गया। वो अपने दिमाग में इतना सब कुछ सोच रही थी, न जाने कब वो अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकेगी। आखिर उसके साथ मजाक ही तो हुआ था। 5 साल अपने पहली नज़र का मोहित से प्यार करना और बिना ये उम्मीद लगाए प्यार करना कि वो मुझे कभी मिल भी पाएगा या नहीं। फिर उसके बाद मोहित की शादी के बारे में पता चलना, उसके बाद उसके दिल की सारी उम्मीदों पर पानी फेरना, और उसने इसके बाद सोचा था कि वो मोहित से प्यार करेगी, लेकिन चुपके से। और उसे प्यार करना तो वो इस जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकती थी। आखिर पहली नज़र का प्यार जो था। फिर एक दिन ये मोड़ आया जब उसकी मोहित से ज़बरदस्ती शादी होना। तब वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी शादी इस तरह से हो, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी शादी आखिर मोहित से ज़बरदस्ती हो गई, और मोहित ने ही उसे ज़बरदस्ती शादी की और अब वही आज़ाद होना चाहता है। हाँ, उसके साथ मजाक ही तो हो रहा है। मधु मैम, हम आ गए हैं, ड्राइवर ने कहा। मधु जो अपने ख्यालों में गुम थी, वो ड्राइवर की बात सुनकर कार का दरवाज़ा खोलकर अपने कदम घर की ओर बढ़ा दिए। उसके सामने बंगलो था जो पूरा वाइट और डार्क हरे कलर्स का था। असल में मोहित का ये वाला घर का काम हुआ था मधु की पसंद से। उसे नए तरीके से फिर से रेनोवेशन कराया था और भी बाकी सारे काम कराए थे, जिसे बंगलो बाहर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मधु सीधा घर के अंदर गई। कोमल के लिए डिजाइनर बाहर से बुलाए गए थे। उसकी एंगेजमेंट ड्रेस और बाकी फंक्शन के लिए वो हर एक लहंगा बार बार चेक कर रही थी। कहने को तो वो अपने लहंगे ऐसे सिलेक्ट कर रही थी जैसे कि वो बहुत खुश हो अपनी इस शादी के रिश्ते से, लेकिन अंदर ही अंदर टूट कर बिखरे जा रही थी। कोमल ने डिजाइनर से कहा, मुझे अपनी एंगेजमेंट पर ग्रीन कलर चाहिए। इनमें से मुझे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये ड्रेस शायद आपको पसंद आएगा। डिजाइनर ने एक पर्पल कलर का लहंगा दिखाते हुए कहा, जिसे देखकर कोमल कुछ बोलने वाली थी कि उसकी नज़र सामने पड़ी। सामने से मधु आ रही थी और मधु घर में इतनी चहल पहल देखकर घर के चारों ओर देख रही थी।
काफ़ी सारे सर्वेंट अपने काम पर लगे हुए थे। सामने की तरफ कोमल अपने ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी और अंशिका सोफे पर बैठकर खुशी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। अरे भाभी, आप आइए ना, कोमल ने कहा और मधु उसी तरफ जाने लगी। रात का समय, मोहित अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसका मैनेजर केबिन के अंदर आते हुए कहने लगा, सर गोपाल सर यहाँ मीटिंग करने के लिए मान गए हैं और वो यहाँ जल्द आने वाले हैं। मोहित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और अपने मैनेजर की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और कहने लगता है, मेरे लिए कॉफ़ी। मैनेजर ये सुनकर मोहित की तरफ देखकर कहने लगा, सर आप सुबह से कॉफ़ी पी रहे हो, सेहत के लिए ये ठीक नहीं है, तो क्या मैं आपके लिए डिनर लेकर आऊँ? मोहित ये सुनकर अपनी चेयर से टेका लेकर बैठ गया और अपनी घड़ी की तरफ एक नज़र देखकर कहने लगा, नहीं तुम यहाँ से जा सकते हो। मोहित अपनी जगह से उठ गया और अपना कोट लेकर पहनने लगा। मैनेजर को आजकल मोहित का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मोहित पहले से ही बहुत कम बातें करता था और अब तो उसने बिल्कुल कम बातें करने लगा था। और मैनेजर ने कहा, सर क्या आज रात को भी आप यहाँ? मैनेजर ने इतना कहा था कि मोहित कहने लगा, नहीं मैं जा रहा हूँ। मोहित इतना बोलकर अपनी कार की चाबी लेकर अपने केबिन से बाहर निकल गया और मोहित अपनी कार लेकर रास्ते के बीच में उसकी कार खड़ी थी। एक रास्ता जो वो मोहित दो रास्ते की ओर देखे जा रहा था। दो रास्ते, जो एक उसके पुराने घर की तरफ जा रहा था जहाँ मधु थी और दूसरा रास्ता उसके न्यू घर की तरफ जा रहा था। उसने तकरीबन 5 मिनट तक अपनी कार वहाँ बीच में रोक रखी थी और उसने अपनी गाड़ी पुराने घर की तरफ मोड़ दी। मोहित को पता चल गया था कि मधु उसकी माँ के साथ उसके दूसरे घर गई हुई है। ये सुनकर वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। मोहित ने अचानक से अपनी गाड़ी रास्ते में ही रोक दी और खाली रास्ते को देखने लगा। ये वो रास्ता था जहाँ मधु गई हुई है। मधु के पास जाना यानी फिर से डिवोर्स की बात छेड़ने के बराबर था और वो अभी इस वक्त डिवोर्स की बात नहीं करना चाहता था, ताकि उसे मधु के साथ कुछ और वक्त बिताने के लिए मिल जाए। हालांकि डिवोर्स लेने का फैसला भी उसका ही था। मोहित ने अपनी गाड़ी यू टर्न ली और अपने न्यू घर की ओर मोड़ दी। मधु जब से यहाँ आई थी तब से उसने कोमल को ड्रेस सिलेक्ट करने में मदद की थी और कुछ ड्रेस उसने अपने लिए भी सिलेक्ट किए थे रुक्मणी के कहने पर। और वो डिनर करने के बाद अपने कमरे में खिड़की के पास टेका देकर बैठी थी। वो ये तो अच्छे से जान गई थी कि मोहित उसे डिवोर्स शायद इस बार लेकर रहेगा। ये याद कर वो काँप सी गई और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नहीं, मोहित मुझे ऐसे कैसे डिवोर्स दे सकते हैं बिना मेरी मर्जी जाने? मधु खुद से कहने लगी, अगर मैं न चाहूँ तो क्या ये डिवोर्स रुक सकता है? मधु खुद से बोलकर अपने दोनों हाथ आपस में मल रही थी, या यूँ कहें वो खुद से सारी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। मधु गहरी सांस भरकर बेड पर बैठते हुए कहने लगी, पर यह फैसला तो मोहित का है, लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब चाहे तब मुझसे शादी कर ले और जब चाहे तब डिवोर्स की मांग करे। मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उनकी बातें प्यार से समझकर मान लूँ। ये तो गलत है। मधु बस अपने आप से बातें कर रही थी और खुद को समझा रही थी कि जो मोहित कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। आखिर वो कब तक ऐसे करते रहेंगे? बिना किसी बात का सच जाने टॉर्चर करना, उसके बाद मेरा अच्छे से ख्याल रखना, फिर दिल तोड़ना, ये कोई प्यार का इम्तिहान नहीं हो सकता। इतना दर्द तो उसके प्यार में नहीं हो सकता ना। मोहित अपने घर आ गया था। आते ही वो पहले शावर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वो शावर के नीचे खड़ा था। ठंडा पानी उसके बदन पर पड़ रहा था, लेकिन जैसे कि उसे तो किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसका इंजर्ड हाथ दीवार पर उसने रखा था और एक हाथ से बार बार अपने सिर के ऊपर से पीछे की तरफ ले जा रहा था। उसके दिमाग में बस मधु घूम रही थी और कुछ नहीं। उसके साथ बिताए हर लम्हे एक खूबसूरत यादों की तरह चल रहे थे। ऐसा लग रहा था उसे कि वो अभी भी उस टाइम पर है जब वो दोनों साथ थे। थोड़ी देर बाद मोहित अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठा हुआ था। मोहित को उसके मैनेजर ने कॉल करके बताया था कि जो उसने मेल भेजा है एक बार चेक कर ले और उसमें कोई भी गलती होती है तो उसे बताए,
ताकि वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट बनाए जो गोपाल और मोहित के साइन होने थे। गोपाल और मोहित की मीटिंग होने के बाद मोहित लगातार अपनी नज़र लैपटॉप पर गड़ाए था। उसने एक पल के लिए भी अपनी नज़र इधर उधर देखने के लिए हटाई नहीं थी और सारे मेल चेक कर लेने के बाद उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ हटाई। उसने टेबल की तरफ देखा जहां उसके कॉफ़ी का मग था। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। ये देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बेड की तरफ बढ़ने लगा। बेड साफ सुथरा और खाली था। ये देखकर मोहित की आंखें ठंडी हो गई। मोहित ने बेड से अटैच ड्रॉअर की तरफ देखा जहां उसकी कार की चाबी पड़ी हुई थी। ये देखकर उसने सोचा कि क्या वो अपने पुराने घर जाए जहां मधु है। इतना सोचकर उसके हाथ चाबी उठाने के लिए आगे बढ़े थे और उसने चाबी को अपने दोनों उंगलियों से टच किया था कि अपने हाथ पीछे खींच लिए, ये सोचकर कि उसे शायद अभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन चाबी ड्रॉअर के ऊपर किनारे पे रखी हुई थी और मोहित ने अपना हाथ पीछे अचानक से खींच लिया था, जिससे चाबी नीचे गिर गई और मोहित के पैर पर गिरी और मोहित ने अपना पैर थोड़ा हटाया जिससे चाबी बेड के नीचे जा गिरी। मोहित अपनी कार की चाबी लेने के लिए नीचे झुका और अपना हाथ चाबी लेने के लिए थोड़ा अंदर डाला और उसके हाथ में उसकी चाबी आ गई। लेकिन उससे पहले उसका हाथ किसी चीज़ से टकरा गया और मोहित ने अपना हाथ बाहर निकाला और चाबी ड्रॉअर पर रखकर फिर से बेड के नीचे हाथ डाला और उसके हाथों में एक चीज़ आई जो महसूस करने में बुक थी। मोहित ने बुक समझकर अपना हाथ बाहर निकाला और डायरी को देखने लगा। डायरी हल्के पिंक कलर की थी और उस पर बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, CY। ये तो किसी की डायरी है। ये मेरे कमरे में किसने रखी है? मोहित ने उस डायरी को घुमाते हुए कहा। जब डायरी मधु के हाथों से नीचे गिर गई थी तब उसके पैर से हल्का सा लग गया था, जिससे डायरी बेड के थोड़े नीचे चली गई थी। मोहित ने उस डायरी को ज़्यादा गौर से नहीं देखा और ड्रॉअर में रखने लगा। लेकिन मोहित ने डायरी उल्टी पकड़ी थी जिससे डायरी खुल गई। कमरे में हवा तो वैसे ही खिड़की और दरवाजे से आ रही थी जिससे डायरी का पहला पन्ना खुल गया। यह देखकर मोहित ने डायरी ड्रॉअर में नहीं रखी और बेड पर बैठकर सोचने लगा कि क्या ये मधु की डायरी है। यही सोचकर उसने उस डायरी को पढ़ना चाहा ताकि वो मधु के बारे में कुछ जाने कि वो क्या लिखती है। मोहित ने डायरी को ओपन किया। पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, CY मतलब छाया की दुनिया, एक दर्द भरी कहानी। ये पढ़कर मोहित काँप सा गया और अपनी जगह से उठ गया। ये डायरी में छाया का नाम क्यों है और इसके वर्ड क्यों इस तरह से लिखे हुए हैं? मोहित के चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए ये पढ़कर और वो काफ़ी कुछ सोचने के बाद मोहित डायरी लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने पहले तो अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई और बालकनी के सोफे पर बैठकर उस डायरी को फिर से पढ़ने लगा। दर्द भरी कहानी लिखे हुए वर्ड के नीचे लिखा हुआ था, मैं जानती हूँ कि ये डायरी मेरे मरने के बाद शायद तुम्हारे हाथ लगेगी। अगर डायरी तुम्हारे हाथ लगी है तो उसका मतलब ये है कि तुम इस डायरी को ज़रूर पढ़ोगे और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पूरा पढ़ो। मोहित ने इतना पढ़कर डायरी का पन्ना घुमाया जहाँ पहले बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मेरे ज़िंदगी की बदकिस्मती की शुरुआत। मैं 5 साल की थी जब मेरे पापा किसी 4 साल की लड़की को लेकर हमारे घर आए थे। तब हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। छोटा सा घर था जिसमें मैं और मेरे पापा बहुत खुश थे। वही छोटी हमारी दुनिया थी। मेरे पापा का एक छोटा क्लिनिक था। वो लड़की हमारे घर आई थी और बार बार मेरे पापा को पापा बोल रही थी। तब मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन उसका मेरे पापा को बार बार पापा बोल रही थी वो छोटी बच्ची जिससे मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। छाया उस छोटी बच्ची पर चिल्लाकर कहती है, वो मेरे पापा हैं, तुम्हारे पापा नहीं हैं। इतना सुनकर वो छोटी बच्ची रोने लगी थी, जिससे वो बच्ची गुस्से में आकर छाया को हल्का सा धक्का दे दी और छाया का गुस्सा उस वक्त बढ़ गया था। असल में दोनों को साथ में खेलने के लिए अतुल रखकर फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर गए थे और वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि मधु थी। मधु को उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है उसे इस तरह से क्यों रूडली बातें करती है,
लेकिन उस वक्त उसे छाया की बातों का बुरा जरूर लग रहा था और उसकी छोटी काली आंखों में काले आंसू भर आए थे। मधु के गले में बड़ा सा पेंडल अभी भी था। वो पेंडल दिव्या ने लंदन में किसी होटल में नीलामी हो रही थी, वहां से खरीदी थी, वो भी सबसे महंगे दामों में, जब मधु थी भी नहीं और दिव्या ने अपनी बेटी के लिए खरीद ली थी। दिन गुजरते गए। मेरे पापा पहले तो मुझसे रोज मिलने आया करते थे, लेकिन उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार, जिससे मेरा गुस्सा मेरे पापा के प्रति बढ़ता गया। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। टाइम से ना खाना खाने की वजह से मेरे लिए एक केयर टेकर रखी गई थी, जो मेरा ख्याल रखने के लिए थी, लेकिन वो मेरा ख्याल नहीं रखती थी। इसके बजाय वो बस ज़्यादातर बाहर ही रहती थी। फिर एक दिन मेरे पापा फिर से उस छोटी बच्ची को लेकर आए थे, जो मेरे बीमार होने के बाद मेरा ख्याल रखने के लिए आए थे। मेरे पापा उस वक्त तकरीबन वो मेरे साथ 2 हफ्ते से ज़्यादा रुके थे। उस 2 हफ्ते में मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। 2 हफ्ते में मैंने देखा कि वो बच्ची को मेरे पापा अपने हाथों से खाना खिलाते थे, तब तक वो खाना नहीं खाती थी, और जब तक मेरे पापा उसको अपनी गोद में सुलाते नहीं थे तब तक वो सोती नहीं थी। जबकि मैं बीमार थी, हालांकि मेरे पापा मेरी तबीयत खराब होने पर मेरा इसी तरह ख्याल रखते थे। फिर भी मेरा गुस्सा उस बच्चे के प्रति गया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके साथ रही वैसे वैसे मैं उसे पसंद करने लगी थी, और हम दोनों साथ में खेला भी करते थे। और एक दिन आया जब मेरे पापा किसी काम की वजह से बाहर गए थे। घर में मेरा ख्याल रखने वाली केयर टेकर और मधु, हम तीनों थे। जाहिर सी बात थी, वो केयर टेकर हम दोनों को घर में अकेला छोड़कर चली गई, बाहर से घर बंद करके, जिससे घर में सिर्फ मैं और वो छोटी बच्ची थी। हम दोनों साथ में खेल रहे थे और हम दोनों खेलते खेलते सीढ़ियों तक जा पहुँचे। उस बच्ची के पास एक डॉल थी और मेरे पास भी उसके जैसे ही एक डॉल थी, लेकिन मैं सीढ़ियों से थोड़ी दूर चली गई खेलते खेलते, पर वो बच्ची सीढ़ियों के किनारे पर खड़ी थी, जिसे देखकर मैं उसके करीब गई। उस वक्त मुझे थोड़ी बहुत तो समझ थी, लेकिन जब मैं उसके करीब जा रही थी तब मेरे पैर में वो डॉल आ गई जो उस बच्चे की थी, और मैं उसकी तरफ गिरने को हुई, लेकिन उस वक्त वो थोड़ी साइड में हो गई, जिससे मैं सीढ़ियों की तरफ गिरने लगी। लेकिन मैंने डर के मारे अपने आप को बचाने के लिए उस बच्ची को पकड़ना चाहा, पर मेरे हाथ में उसका झूलता हुआ सिर्फ पेंडल आ गया। शायद वो पेंडल उसके गले में हल्के से बंधा हुआ था या फिर खुल चुका था, जिसे मैं हाथ में लेकर ही नीचे फर्श पर गिर गई। तकरीबन मैं 30 मिनट तक वहाँ नीचे ज़मीन पर खून से सनी हुई पड़ी थी और वो बच्ची रो रही थी। उसके 11 साल बाद अब मैं 16 साल की थी। अब मेरे पापा शायद ही कभी कभी मुझसे मिलने आया करते थे, और मैं 16 साल के होते होते मेरे दिल में नफरत भी बढ़ने लगी थी उस बच्ची के प्रति। उसे बचाने के लिए मैं नीचे गिरी थी और मेरी हालत उस वक्त खराब हो गई थी। नीचे गिरने के बाद मैं पैरालाइज हो गई थी, लेकिन अच्छी ट्रीटमेंट मिलने की वजह से मैं जल्दी ठीक भी हो गई थी। पर अगर मैं उस वक्त उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती ही नहीं तो शायद मेरे साथ ऐसा कुछ होता भी नहीं। मेरे पास उसका पेंडल भी था। कई बार मेरे पापा के मुंह से मैंने पेंडल की बात सुनी थी, जो मेरी केयर टेकर से बात कर रहे थे कि ये पेंडल बहुत कीमती है और इसे मुझे ढूंढ कर दो। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने पापा को वो पेंडल उनको थमा दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में उस बच्चे का ख्याल आते ही मैंने नहीं दिया, और मुझे वो चमकता हुआ पेंडल बहुत पसंद भी आने लगा था। उसके बाद मैं 20 साल की हुई। अब मुझे अपने पापा का मुझसे दूर रहना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं एक दिन उनके हॉस्पिटल गई थी शिकायत करने के लिए, और उस वक्त मेरे पापा ऑपरेशन थिएटर में थे। उसके बाद मेरे पापा मुझसे मिलने आए और मैंने शिकायत की कि आप कल घर आ रहे हैं, तो मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं पक्का कल तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा। उस वक्त मैं एक छोटी बच्ची की तरह खुश हो गई, लेकिन अगले दिन उस लड़की का जन्मदिन था, जिस वजह से मेरे पापा नहीं आए, और मैं जब अपने पापा से मिलने के लिए
उनके आलीशान बंगलों में गई तो मैंने देखा कि वो बंगलो सजा हुआ था, और मैं जब अंदर छुपते छुपाते पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे पापा उस लड़की को अपने हाथों से अभी भी खाना खिला रहे हैं, जिसे देखकर मैं अंदर से टूट रही थी। हालांकि मेरे पापा मुझसे भी इतना ही प्यार करते थे, लेकिन जब कोई किसी से नफरत करता हो तो कुछ नहीं समझता कि कौन उससे प्यार कर रहा है। प्यार भी नफरत ही लगती है। अब अपने पापा का प्यार किसी और पर निछावर होते हुए नहीं देख सकती थी, और मैंने उस वक्त ये फैसला कर ली थी कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी, और मैंने वही किया। लेकिन छाया इस बात से अनजान थी कि अतुल जी उसके ठीक जाने के बाद उसके साथ घूमने के लिए उसे लेने आए थे। जब उन्होंने पूरे घर में देखा तो छाया कहीं नहीं थी। अतुल जी ने छाया के लिए भी बड़ा सा घर खरीद लिया था, और छाया भी वहीं रहती थी, और अतुल जी को छाया कहीं नहीं मिली, जिससे वो बहुत घबरा गए और भागते हुए बाहर जाने वाले थे कि उनकी नज़र एक टेबल पर गई। टेबल पर एक पेपर था। ये देखकर अतुल जी ने उस पेपर को हाथ में लिया। उस पेपर में लिखा हुआ था, आप अपनी सौतेली बेटी के साथ खुश रहें, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, गुड बाय। पापा सॉरी, मेरे पापा नहीं, मेरी सौतेली बहन के पापा। ये पढ़कर अतुल जी मानो टूट से गए और वहीं नीचे फर्श पर बैठकर रोने लगे। अतुल जी ने छाया को उस वक्त बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। अब छाया औरों के साथ रहने लगी थी मुंबई में। छाया ने वक्त के साथ पेंडल भी पहनना शुरू कर दिया था, जो मधु का था। एक वक्त आया जब उसकी मुलाकात मोहित से हुई, जाने अनजाने में। उस वक्त छाया ने पेंडल पहनी हुई थी, जिसे देखकर मोहित के दिल में एक आह जगी कि शायद ये मेरी बचपन की पेंडल वाली लड़की है। उस वक्त मोहित पर छाया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो औरों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब मैं एक होटल में गई तब मेरी मुलाकात फिर से मोहित से हुई, और उसने मुझे इनडायरेक्टली यही कहा कि क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ। जाहिर सी बात थी, मैं मोहित को पहचानती थी। असल में औरों ने छाया को उसकी पूरी फैमिली के बारे में बताया था। मैंने पहले तो काफ़ी बार सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं उस वक्त। और मोहित मेरा पेंडल देखकर कहने लगा, क्या तुम बचपन वाली लड़की हो? ये पेंडल क्या तुम्हारा है? ये सुनकर मैं थोड़ी देर सोच में पड़ी कि आखिर मुझे ये क्यों पूछ रहा है। लेकिन मैं उस वक्त उसे सच बताने वाली थी कि उतने में तुम्हारा फ़ोन आया और मैं वहाँ से निकल गई, और मैंने इस बारे में औरों से कुछ नहीं कहा था। और एक टाइम ऐसा भी आया कि तुमने मुझे इनडायरेक्टली शादी करने के लिए कहा, और वजह भी बताई कि तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो। और मैं ये जानकर इतना तो समझ गई थी कि तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जिससे मैं नफ़रत करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं भी तुमको सच बता दूँ, पर कुछ दिनों बाद मुझे जब औरों ने ये बताया कि उसकी शादी हो गई है, और वो भी तुम्हारी वजह से, तो मेरे गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। पर मैं करती भी क्या, गुस्सा तुम पर करके। फिर भी कुछ दिनों बाद औरों हर रात को मेरे पास आया करता था, जिसे मुझे कोई शिकायत नहीं थी किसी भी चीज़ की, और मैं खुश रहती थी क्योंकि औरों ने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। कुछ दिन यूं ही बीत गए, लेकिन औरों आया नहीं, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी, और इसी परेशानी में औरों से मिलने के लिए घर जा पहुंची। पर मैं घर के अंदर जा सकती इससे पहले मेरी मुलाकात तुमसे हुई, जो अपनी कार लेकर आ रहे थे, और मैं तुम्हारे घर से कुछ ही दूर पर थी, इसलिए तुम्हें ये नहीं पता चला कि मैं तुम्हारे घर ही आई थी। और तुमने मुझे देखकर अपनी कार रोक दी और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मुझे तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आया था उस वक्त, और मैं तुम्हें इग्नोर करके जाने लगी, लेकिन तुमने मुझे रोककर अपना कार्ड दिया था। तुम्हें शायद ये बात याद होगी, और बोले, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी हो तो ये मेरा कार्ड है, तुम जब चाहो तब मुझसे मिल सकती हो। और तुम चले गए। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। एक तो तुम मेरी सौतेली बहन से प्यार, और अब मेरे प्यार को भी तुम्हारी वजह से दूर हो गए। लेकिन मैं जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल की हुई थी, और गुस्से में कहने लगी, एक तुमने और एक मेरी सौतेली बहन ने मेरा सब कुछ छीन लिया है।
सिर्फ तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा तुमसे और उस पर थी और दोनों से मैं बेइंतहा नफरत करती थी। कुछ दिन बाद औरो मेरे पास आया था। मैं उससे बहुत नाराज़ थी क्योंकि वो उसे कुछ दिन से मिलने नहीं आया था। औरो ने मुझे फिर से मना लिया था और मेरे से एक प्रॉमिस किया कि वो अंशिका से जल्द ही डिवोर्स ले रहे हैं। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश थी। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक वक्त आया जब औरों ने अपनी वाइफ से डिवोर्स की मांग की थी और दोनों का डिवोर्स भी बिना किसी रुकावट के हो रहा था और मैं उस दिन बहुत खुश थी। अंशिका और औरों दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। आज बंसल हाउस में कोई नहीं था, इसलिए औरों ने वकील को घर पर ही बुलाया था। कॉफ़ी टेबल पर डिवोर्स पेपर रखे हुए थे जो औरों और अंशिका के साइन होने बाकी थे। अंशिका की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी और ज़्यादा रोने की वजह से वो सुबक रही थी, जिसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो इस डिवोर्स से खुश नहीं है। लेकिन औरों को जैसे कि उसे किसी भी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो, और पड़ता भी कैसे। आखिर वो उस वक्त मेरे से बेपनाह प्यार जो करता था। वकील दोनों को खामोश देखकर कहने लगा, आप दोनों साइन कीजिए। ये सुनकर अंशिका उस वक्त मानो भारीपन महसूस कर रही थी। उसका दिल अंदर से टूट रहा था। वो बयां भी नहीं कर पा रही थी। उतना दर्द उसे अपने दिल में हो रहा था। आखिर होता भी क्यों ना। पहले तो उसकी शादी बिना उसकी मर्जी की हुई थी, फिर भी उसने औरों को अपना पति माना और उसने सोचा था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन शादी की पहली रात जब वो कमरे में औरों का इंतज़ार कर रही थी, ये सोचकर कि आज उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, पर उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात आज होने वाली थी। औरों ने उसे उस रात को सब सच कहा था, जिसे सुनकर अंशिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। और आज ये दिन था जो औरों उसे डिवोर्स ले रहा था, वो भी बिना उसकी मर्जी जाने कि क्या वो डिवोर्स लेना चाहती है या नहीं। और वो अंशिका को पेपर्स और पेन थमाते हुए कहने लगा, साइन करो। यह सुनकर अंशिका अपनी आंखों में आंस लेकर औरों को देखने लगी थी, लेकिन उस वक्त औरों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ कठोरता थी। फिर अंशिका ने अपने कांपते हाथों से पेपर और पेन ली और साइन करने ही वाली थी कि उतने में तुम आ गए। तुम्हें पता चल चुका था कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। तुम उस वक्त बाहर जाने वाले थे, लेकिन जब तुम्हें पता चला तो अपनी गाड़ी तेज रफ्तार के साथ घर लेकर आए थे। अंशिका और तुम आमने सामने थे। तुम छोटा होकर भी अपने बड़े भाई को गुस्से में बोल रहे थे, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से अंशिका भाभी से डिवोर्स नहीं ले सकते। और वो तुम्हारी बात सुनकर गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये मेरी लाइफ है और तुम हमारे दोनों के बीच में ना आओ तो अच्छा होगा। तुमने वकील को उस वक्त ही अपने घर से जाने के लिए कह दिया था। तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारी वजह से ही हुई है और तुम ये भी जानते थे कि अंशिका का अगर डिवोर्स होगा तो उसका जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही होंगे। और तुम्हें ये भी पता था कि तुम्हारे भाई ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, इसलिए तुम धोखे से औरों से उसके सारी प्रॉपर्टी पर कॉन्ट्रैक्ट बनाकर सिग्नेचर कराए थे, जिसमें ये लिखा था अगर औरों अंशिका को धोखा या डिवोर्स देता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी अंशिका के नाम हो जाएगी। औरों के पढ़ते ही उसके तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।